हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए महा मैराथन क्लास 14 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके लिए मनोविज्ञान पेडागोजी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग यस कर दीजिए यदि सब कुछ ठीक है। वॉल्यूम और स्क्रीन आपको ठीक दिख रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार यस कर दीजिए। उसके बाद हम फट से सेशन पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर आज के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, यह आपको बताना है। सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम या फिर समीपस्थ विकास। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से आप सभी भाई बहन बता दें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें समीपस्थ विकास की बात की गई है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ठीक है, जहां पर भी समीपस्थ विकास आएगा तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे वाइगोस्की ने दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। जेडपीडी कहते हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर है। ये क्या है, सहयोग देना कहा जाता है, इसे सहयोग देना कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ लीजिए कि जब वयस्क, यानी कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे सहयोग कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, सहभागी अधिगम नहीं है, सहयोगात्मक अधिगम नहीं है, समीपस्थ विकास नहीं है, सहयोग देना है, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। आत्मसातीकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता या फिर अनुकूलन। दोस्तों मैंने आपके लिए जब प्याजे पढ़ाए थे, यानी कि प्याजे का सिद्धांत पढ़ाया था, उस समय मैंने आपके लिए आत्मसातीकरण, अनुकूलन, समायोजन, स्कीमा, स्कीम्स, इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके पढ़ाया था, जो एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो इधर जाइए, आपको आई बटन देखेगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी। कौन सी दोस्तों, प्याजे के सिद्धांत की। ठीक है, तो इस प्रश्न की आंसर की बात करते हैं कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में अब बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप याद रखेंगे इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। और दोस्तों यहां पर अगर मैं इन सब के लिए डिस्क्राइब करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत मतलब कहना चाहिए कम से कम 10 मिनट आपके इसमें लग सकते हैं। ठीक है, तो आप इधर वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है, क्या अधिक है दोस्तों, ये आपको बताना है। समाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित या समाजीकृत। आपको बताना है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय क्या अधिक है दोस्तों, जो अधिक है वो आपको बताना है। ठीक है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो सकता है, आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से राइट आंसर कुछ लोगों का आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है। तो ध्यान रखिए, जब मध्य बाल्यावस्था में बच्चा आता है तो उस समय भाषा के बजाय उसका जो समाजीकृत होता है और अहम केंद्रिता होती है वो एकदम से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें,
यहाँ पर अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसमें आपको 2 उत्तर मिल जाते हैं, 2 उत्तर मिल जाते हैं, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है और ऑप्शन नंबर आपका डी भी सही है। क्यों? दोनों एक ही हैं दोस्तों, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो आप ध्यान रखिए, मध्य बाल्यावस्था में भाषा इतनी प्रबल नहीं होती, लेकिन समाजीकृत और अहम केंद्रता एकदम से बहुत प्रबल अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और डी दोनों ही सही हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है दोस्तों, यह आपको बताना है। बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम करना, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, या फिर बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आज के प्रश्न कैसे लग रहे हैं, कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें कि आपको नया सीखने के लिए मिल रहा है आज। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में आप सभी लोग जानते हैं क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, तो गलत हो जाएगा, निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, बच्चे को प्रतिबंध नहीं लगाना है, दंड नहीं देना है, पुरस्कार नहीं देना है और कहीं भी अलग नहीं करना है, एकदम से नियमित विद्यालय में भेजना है। कोने में बिठा दोगे तो भी अलग कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यानी कि बच्चा अपने हाथों से अपने शारीरिक कार्य द्वारा खुद कार्य करे, यही गतिविधियां होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय थी? शारीरिक या गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई या स्थानिक। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का एकदम से सही होगा। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, जब संगीत की बात हो रही तो संगीत में ही बुद्धि होगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, संगीत में बुद्धि को किसने बताया? संगीत में बुद्धि को किसने बताया? तो आप कहोगे हार्वर्ड गार्डनर। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने संगीत में बुद्धि को बताया था। और इन्होंने बुद्धि कौन सी दी थी? तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने बुद्धि के बहुत सारे प्रकार बताए थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए हार्वर्ड गार्डनर। और हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ठीक है, इन जो आपके मैंने 4 सिद्धांत बताए, इन 4 सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ लीजिए। आप प्लेलिस्ट पे जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। क्या है दोस्तों? लिंग जेंडर पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है, या फिर नीति परक है। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ये किसी का गलत नहीं होगा और इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। लिंग जेंडर पक्षपाती है, यानी कि क्या कर रहा है? लड़के और लड़कियों में पक्षपात कर रहा है, एकदम से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें अनुरूप बदलना चाहिए। किसके अनुरूप? व्यवस्था के अनुरूप, यानी कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, या फिर परिवेश या परिवार के अनुरूप, या फिर बच्चे या परिवेश, या फिर बच्चे या व्यवस्था। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना है, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लीजिए। ऐसे समझिए कि व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए, या फिर परिवेश को परिवार के अनुसार बदलना है, या फिर बच्चे को परिवेश के अनुसार बदलना है, या फिर बच्चे को व्यवस्था के अनुसार बदलना है। बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर जानते हैं कि देखिए, हम जानते हैं बच्चे को बदल सकते हैं। क्या? अगर हमारे पास एक बच्चा है चिंटू, तो हम चिंटू को मिंटू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं, सीखने का जो तरीका है सिखाने का, उनको चेंज कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना पड़ेगा समावेशी शिक्षा में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो
समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ धीरे धीरे कम हो रही है, या फिर अध्यापक से बालक तक आती है। बताइए दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप एकदम से सही हैं। आपसे तभी तो मैं कहता हूं कि मेरे जितने भी रेगुलर यहाँ पर भाई बहन हैं उनसे कभी दूर जाने का मन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप इतने अच्छे हैं कि एकदम से करेक्ट आंसर देते हैं। मुझे लगता है कि मेरी जो मेहनत है एकदम से सफल होगी। आप 105, मैंने जो 105 का लक्ष्य रखा था, आप उसे हर हाल में अचीव करोगे। ठीक है, मेरी पूरी आशा है और मेहनत भी है आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन देख सकते हैं इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर मिल सकता है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, गलत। क्या मतलब एक एज होती है सीखने की, गलत है। ठीक है, समय के साथ धीरे धीरे कम हो रही है, गलत, गलत हो जाएगा। अध्यापक से बालक तक आती है, गलत है दोस्तों। लेकिन जो देखिए कहीं ना कहीं ये वाला भी सही है, कहीं ना कहीं ये वाला भी सही है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, यानी कि समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन क्षेत्र है किसका? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, बालक के गृह कार्य के अध्ययन का, बालक का सहपाठियों के साथ खेलने का अध्ययन क्षेत्र है, या फिर बालक का परिवार में समायोजन, क्या ये उसका क्षेत्र है? बताइए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है क्या दोस्तों? बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी भाई बहन, फटाफट से कमेंट करें, कोई भी देर ना करे बिल्कुल भी। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोग एकदम से सही राइट आंसर देते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में देखिए गृह कार्य तो देना ही नहीं है, आपको पता है। ठीक है, तो इसका तो अध्ययन हो ही नहीं सकता है, एनसीईआरटी में बिल्कुल मना किया गया है। ठीक है, बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, क्या देखिए क्या खेलने का ही अध्ययन करेंगे? बिल्कुल गलत हो जाएगा। बालक का परिवार में समायोजन, क्या समायोजन बालक का परिवार में ही होता है? क्या विद्यालय में आएगा तो वह समायोजन नहीं कर सकता क्या? तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन है, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है केस स्टडी विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है दोस्तों, किसके लिए प्रयुक्त होती है? प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, या फिर वैयक्तिक अध्ययन हेतु। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो केस स्टडी दोस्तों क्या होता है, मैं आपके लिए थोड़ा सा विस्तृत कर देता हूँ। ठीक है, आप उसका आंसर तब तक दीजिए। ठीक है, केस स्टडी में क्या होता है कि जितने भी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन सबके बारे में व्यक्तिगत तरीके से सीखने का, मतलब उन्हें व्यक्तिगत तरीके से सिखाने का प्रयास किया जाता है। उनकी जो कमजोरियां हैं उनको जानने का प्रयास किया जाता है और उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है केस स्टडी विधि में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अचेतन मन का अध्ययन किसमें किया जाता है? निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, या फिर मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अगर आपने चेतन, अचेतन, अहम, इड, ईगो इन सब को अगर पढ़ा है तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अचेतन मन का अध्ययन हम कैसे करेंगे? क्या मनोविश्लेषणात्मक विधियों के द्वारा कर सकते हैं? एकदम से सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपका एकदम से अच्छा आंसर नहीं है। आप निरीक्षण द्वारा, जब तक हम किसी का निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक अचेतन मन का अध्ययन कैसे करेंगे दोस्तों? बताइए कैसे करेंगे दोस्तों? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा जो अचेतन मन होता है, ठीक है, अचेतन मन होता है, उसमें हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, यानी कि हमारी जो चाहते होती हैं वो हमारी अचेतन मन में होती हैं। आप ध्यान रखेंगे, चेतन, अचेतन, इड, ईगो, ये किसने दिया? तो आप कहोगे सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो सभी लोग लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें सभी लोग अगर समझ में आया हो तो। ठीक है, अब करते हैं अगले प्रश्न की बात कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ
कौन सा है दोस्तों, बताइए। इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिल जाती है, विद्यार्थियों चित्र देखने में रुचि रखते हैं, या फिर इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है दोस्तों। बताइए दोस्तों, पढ़ाते समय चित्र दिखाने से सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या हो सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल नहीं मिलेगा कभी दुनिया में, ठीक है। तो बताइए, कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, एकदम से नेगेटिव पॉइंट है क्या? सिर्फ अपने आप को राहत देने के लिए शिक्षक एक चित्र को दिखाता है? गलत हो जाएगा। पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर देख लेंगे, क्या पता मिल सकता है, ठीक है। विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, देखिए रुचि तो रखते हैं, कहीं ना कहीं सही है ये वाला भी, ठीक है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। बच्चा जब रुचि लेगा तो क्या करेगा, पाठ को अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ाते समय, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जी हाँ दोस्तों, आप देखते हैं ना मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आज। तबीयत मतलब आप सोच नहीं सकते तबीयत कितनी ख़राब है, ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए कंटिन्यू बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप मतलब क्या बताऊँ आपके लिए, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप समझते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक लाइक भी नहीं कर सकते तो कैसे चलेगा यार, ठीक है, एक लाइक तो करिए ना कम से कम। अब दोस्तों आप देखते थे कि आपने एक चीज़ और देखी, सभी लोग क्या करते हैं संडे के लिए रेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपको कल संडे के लिए जितनी मैं क्लासेस देता था पर डे क्लास दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम के डेट आ गई है, बिल्कुल नज़दीक हमारे, तो हम तैयारी कब करेंगे यार, तो तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरी तबीयत को मत देखिए, आप बस अपनी तैयारी पे फोकस करिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है, अपने ही लिंग के माता पिता या से लगाव, घर का वातावरण, बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियां, या फिर संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन इसका राइट आंसर कमेंट करें। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। कुछ लोग कमेंट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ देखते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, आप कभी मंदिर मस्जिद मतलब अगर आप हिंदू होंगे मंदिर गए होंगे, मुसलमान होंगे तो आप मस्जिद गए होंगे, ईसाई होंगे तो आप चर्च में गए होंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ क्या किया जाता है कि अपना कुछ ना कुछ प्रमाण दिया जाता है। तो आप भी एक विद्या के मंदिर में आए हुए हैं, जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करते हैं, वही आपका विद्या का मंदिर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर अपनी मौजूदगी का प्रमाण दीजिए दोस्तों, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। बताइए इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल सही, एकदम से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, घर का वातावरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ठीक है। डाउट क्या होगा कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो घर का वातावरण नहीं जानता, लेकिन माता पिता को भली भांति समझता है। तो आप समझ गए होंगे, मित्र मंडली में भी पहले नहीं जाता, सबसे पहले माता पिता के पास रहता है। संवेगात्मक सुरक्षा की आशंका, अरे सुरक्षा तो जानता ही नहीं है वो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जी हाँ, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों में यदि अंतः वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतर वैयक्तिक संबंधों को प्रेरित करे, शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, सभी भाई बहन कमेंट करें, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो बालकों में यदि अंतः वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, मानसिक और सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें। देखिए ध्यान रखिए, हमें क्या करना है, ये वाला राइट आंसर हो सकता है, लेकिन इससे भी मोस्ट सुटेबल देखेंगे। उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। शारीरिक संगठन से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मोस्ट सुटेबल आंसर होगा। एकदम से बढ़िया, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, बिल्कुल बढ़िया एकदम से, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है।
केंद्र अभिमुख चिंतन, बहिमुख चिंतन, आदर्श सोच, वाक्य विन्यास संबंधी सोच। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट कर दें। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। बहुत बढ़िया, एकदम से सभी लोगों का गलत आ रहा है, तो ध्यान रखिए इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है। तो बहिर्मुखी, जो बहिर्मुखी है, यहाँ पर बहिर आएगा, ठीक है, इस तरीके से बहिर्मुखी आएगा। बहिर्मुखी ये आपका एकदम से सही हो जाएगा, बहिर्मुखी चिंतन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ऊपर वाला जो अभी मैंने आपको 15 क्वेश्चन जो कराया था उसको बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, ध्यान रखेंगे उस प्रश्न के लिए। अब हम बात करते हैं शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहते हैं। व्याकरण, वाक्य विन्यास, अर्थ विशेषण या फिर स्वतः शोध प्रणाली। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें राइट आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, आप सभी लोगों ने एकदम से राइट आंसर दिया है, सभी लोगों का सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसे वाक्य विन्यास कहते हैं। शब्दों को वाक्यों के क्रम में जो लगाना है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं, यानी कि वाक्य को बनाना। ठीक है, एकदम से बढ़िया आंसर है, एकदम से दोस्तों बहुत बढ़िया। आपसे मतलब बहुत अच्छे हैं आप। ठीक है, आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। विद्यार्थी अभिलेख, समस्या परक सूची, प्रक्षेपी परीक्षण या फिर सोशियोग्राम समान आलेख। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और इस प्रश्न को हो सकता है बहुत से विद्यार्थी गलत कर दें। विद्यार्थी नहीं दोस्तों, भाई बहन। ठीक है, विद्यार्थी तो शिक्षकों के होते हैं, मैं तो आपका भाई हूं, हमेशा से बोला है कि आपका भाई हूं दोस्तों, हमेशा से आपसे बोला है। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आप समझ लीजिए इस प्रश्न को, पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में समस्या परक सूची, जो समस्या परक सूची है उसे स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न में इसको काउंट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। खेल से सर्वांगीण विकास होता है, यह बताना चाहिए। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ खेल भी खेलना चाहिए, या फिर खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम से सही होगा आप सभी लोगों का। जी हाँ, आप सभी लोगों का सही होगा इसका आंसर, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो बताइए, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को अगर विकसित करना है, जी हाँ, खेल भावना को विकसित करना है। देखिए, मैं अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करूं, इस प्रश्न के आंसर की बात करूं, तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कहीं ना कहीं दे रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप सभी लोग यही दे रहे होंगे कि उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में क्या कहा गया है, खेल के माध्यम से नहीं पढ़ाना है, बच्चों को खेल के मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खिलाना है। तो ये नहीं होगा आपका आंसर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अधिकांश बच्चों का गलत हो चुका है दोस्तों, यहाँ गलत हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम में गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, किसी शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताइए, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। जी हाँ, तो दोस्तों एक चीज़ बताइए, आपसे यदि मैं पूछूं कि शिक्षा क्या एक निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, तो आप कहोगे गलत है, यानी कि विस्तृत अर्थ तो नहीं है। ठीक है, और आपका वास्तविक अर्थ भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। शिक्षा का संकुचित अर्थ बताया गया है, बहुत छोटे अर्थों में इसके लिए बताया गया है। एकदम से बढ़िया है आप सभी लोगों का आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं अगले प्रश्न की बात कि बाह्य प्रेरणा को क्या कहा जाता है। नकारात्मक प्रेरणा, कृत्रिम प्रेरणा, व्यक्तिगत प्रेरणा या फिर मनोदैहिक प्रेरणा। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, आप सभी लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया एकदम से। तो देखिए, अगर मैं आपको बता दूं,
बच्चा कब ज़्यादा सीखता है, तो आप ध्यान रखोगे हमेशा जब वो आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तभी ज़्यादा सीखता है। जब बाह्य रूप से प्रेरित होगा तो वो आपका नकारात्मक प्रेरणा है, यानी कि ऊपरी मन से केवल दिखावटी काम कर रहा है, तो आपका नकारात्मक प्रेरणा हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के अंतर्गत निम्न में से मुख्य रूप से कौन नहीं आता। तो जहां पर नहीं होता है वहां पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास। दोस्तों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप काट दीजिए, ठीक है। जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास, इसको भी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन आपका राइट आंसर सभी लोगों का एकदम से सही होगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कि आप जानते हैं विकास के अंतर्गत हमारा शारीरिक विकास होता है, यानी कि बॉडीली विकास भी होता है, मेंटली विकास भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, और आपका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो आप सभी ये एकदम से सही हैं, लेकिन आपका जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास नहीं होता है, ये आपके तीनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है जो नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और दोस्तों इतनी मेहनत के बाद यदि आपको लगता है कि सर वाकई में मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब यदि कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा जब भी हमारी लाइव क्लास आएगी, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सर की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको लाइव क्लास का शेड्यूल नहीं पता तो सुन लीजिए, क्या है दोस्तों शेड्यूल हमारा। आपको दोपहर में 12 बजे लाइव क्लास मिलेगी, शाम को 4 बजे मिलेगी, और आपको रात्रि में 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी दोस्तों। तो कहीं जाने का नहीं, फटाफट से तैयारी करते रहने का है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं कैसे, अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, कम क्रियाशील तथा कामचोर व्यक्तित्व वाले, या फिर अंतःमुखी व्यक्तित्व वाले। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा कैसे होते हैं, तो पिछड़े व्यक्तित्व वाले नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान रखिए। देखिए जिनके परिवार का वातावरण अच्छा होगा, प्रजातांत्रिक होगा, बोलने में स्वतंत्र होंगे, वहाँ निगेटिविटी तो फैलेगी ही नहीं, ठीक है। तो कम क्रियाशील गलत हो जाएगा। अंतःमुखी व्यक्तित्व वाले नहीं होंगे, वो होंगे आपके अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आज का, वालू का सिद्धांत किसने दिया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, वालू का सिद्धांत आपका किसने दिया, तो आप सभी लोग जानते हैं एकदम से सही है, कुछ लोगों का ही गलत आ रहा है, बाकी सभी का सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, तो आप कहोगे विल्ली पर प्रयोग किया, ठीक है। इन्होंने कितने नियम दिए थे, तो आप कहोगे 2 नियम दिए थे। कौन कौन से, एक मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। मुख्य नियम कितने दिए, तो आप कहोगे 3 दिए थे, और गौड़ नियम कितने दिए, तो 5 दिए थे, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, तो आप कहो चूहे पर प्रयोग किया था, तो आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम था, तो आप सभी लोग इसको जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दें। सभी भाई बहन वीडियो को लाइक कर दें, लाइक कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। भाई बहन हैं तो थोड़ा सा मोटिवेट जरूर करें, क्योंकि लाइफ में मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया, रॉस ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, साइमन ने। बताइए बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया। सभी भाई बहन कमेंट करें, त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया। एकदम से सही, स्पीयरमैन इज द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए ये आपका गलत रहे, क्योंकि बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत स्पीयरमैन ने नहीं दिया, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बात आती है एक खंड सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे विने ने, ठीक है, अल्फ्रेड विने। द्विकारक या फिर त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे स्पीयरमैन। लेकिन यहाँ पर द्विकारक या फिर त्रिकारक नहीं, देखिए त्रिकारक नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ त्रिविमीय। तो मैं आपको बता दूं त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, ये आपका एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, बताइए दोस्तों बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे तुम्हारा थर्स्टन ने दिया, सॉरी, बहुकारक सिद्धांत आपका, एक सेकंड रुकिए,
जी हाँ, बहुकारक सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने बताया था कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं बहुत प्रकार की होती है, तो आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब दोस्तों आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे, लेकिन यदि आपको लाइव क्लास का शेड्यूल ना पता हो तो एक बार सुन लीजिए। आपको दोपहर में 12 बजे, शाम को 4 बजे और रात्रि में 9 बजे लाइव क्लास मिलती हैं, तो कहीं मत जाइए, एकदम से तैयारी करते रहिए। समय बहुत ही कम बचा है, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए दोस्तों बस आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और तैयारी करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।